अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने उर्दू की एक क्लास ली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके देखिए। अब हम उसके आगे का टॉपिक उर्दू ज़ुबान की आमोज़िश के बारे में उसूल देखेंगे कि उर्दू ज़ुबान की आमोज़िश के लिए कौन कौन से उसूल अपनाए जाते हैं। हमने इसमें देखा है कि जो बच्चा है वो पैदाइश से ही ज़ुबान सीखने का जो सलाहियत होती है उसके अंदर होती है। बच्चा अपने घर से ही उर्दू ज़ुबान की आमोज़िश शुरू करता है, सीखता रहता है कि किस तरह से उर्दू बोली जाती है, या फिर जो भी बच्चे की घर की लैंग्वेज होती है वो बच्चा सीखता रहता है। इसमें हम पहले देखेंगे कि किसी भी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए, उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी है उसमें बार बार मश्क करना या प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करते करते, मश्क करते करते ये जो भी हमने सीखा हुआ है उसको अपने अमल में लेकर आना, ये भी ज़रूरी होता है। जैसे नए नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना, जो कहावतें होती है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल में लाना। और इन सब चीज़ों के अंदर अगर बच्चे की कोई भी गलती होती है तो इसमें असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होती है कि वो स्कूल में तदरीस के ज़रिए उनकी जो भी गलतियां हैं उसके अंदर इस्लाह करे। आइए अब हम उर्दू ज़ुबान की आमोज़िश के उसूल के बारे में देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है बार बार मश्क करना, जिसे ड्रिलिंग भी कहते हैं। अब हम देखेंगे उर्दू ज़ुबान की आमोज़िश से मुराद सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारतों की तहसील, यानी किसी भी ज़ुबान की आमोज़िश में ये जो सुनना, पहले बच्चा सुनने का काम करता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ने लगता है, फिर लिखने लगता है। ये 4 चीज़ें बच्चों की निहायत ही अहम होती है। बच्चों की जो ये इन महारतें हैं, ये जो सलाहियतें होती है इनके अंदर, इनमें बच्चा पुख्ता हो, ये निहायत ही ज़रूरी होता है। बच्चे को जब छोटा होता है तो बच्चा सुनते रहता है कि जो भी हम बात बोल रहे हैं उसे फिर सुनता है, फिर सुनकर वो क्या करने लगता है, फिर उसे बोलने लगता है, फिर पढ़ने लगता है, फिर लास्ट में लिखने लगता है। ये जो सीक्वेंस है हमें इसको भी याद रखना ज़रूरी है। इसके लिए बार बार मश्क करना ज़रूरी है। कोई भी हमें चीज़ नई सीखनी होती हो तो उसके लिए ड्रिलिंग, उसकी बार बार उसे पढ़ना, उसे मश्क करना निहायत ही ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, नए अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल की बार बार मश्क करने से तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होता है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे, किसी लफ्ज़ को बार बार पढ़ेंगे तो उसे हमें बोलने के अंदर जो भी उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं उसमें जो भी गलतियाँ होती है वो दुरुस्त होती चली जाती है। अल्फाज को सही ढंग से बोलने की महारत पैदा होती है। यानी बच्चा जब एक बार गलती करता है तो फिर उसको जो बाद में उसे बताया जाता है कि ये लफ्ज़ इस तरह से बोलना है, तो क्या होती है, उससे उसकी गलती में इस्लाह होती है और वह सही अल्फाज बोलने लगता है। कई हुर्फ़ी अल्फाज को पढ़ने और लिखने और सही जुमला बंदी, सही इमला लिखना, आवाज़ के मुनासिब उतार और चढ़ाव के साथ पढ़ने, तकरीर करने की सलाहियतों की नशोनुमा होती है। अब हम आगे देखेंगे। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि बार बार मश्क करने के अंदर कौन सी चीज़ें आती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तफ़हीम यानी अंडरस्टैंडिंग। तफ़हीम के अंदर होता है, अंडरस्टैंडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है, इसके अंदर होता है जो भी उस्ताद ने बच्चे को कोई सबक हो, नज़म हो, जो भी मवाद सिखाया हुआ है उस मवाद को समझना और उस पर गौर करना, और साथ में जो भी उसने उस मवाद से अपनी समझ बनाई है उसको अपने अल्फाज में बयान करना।
یہ ہوتا ہے تفہیم کے اندر۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے، تفہیم سے کیا ہوتا ہے، جو طالب علم ہیں وہ کیا کرتے ہیں، محاوروں کے مطلب ان کو جو بھی محاوروں کے معنی ان کو سمجھ میں آئے ہیں وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، پھر سبق کے خلاصہ کرتے ہیں، پھر جو بھی نظم ان کو پڑھائی جاتی ہے اس کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اصناف ادب کا موازنہ کرتے ہیں۔ طالب علم جو نامانوس الفاظ کے معنی، جو بھی الفاظ کے معنی ہوتے ہیں ان کو سیاق کی مدد سے، سبق کی مدد سے بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے ماہرین نفسیات کا بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں ماہرین نفسیات نے کہا ہے کہ جو اردو زبان کی آموزش کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس کو جو اسٹارٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بچے کی کم عمر، جلدی سے جلدی بچے کو کرنا چاہیے۔ اس کی عمر بتائی ہے 6 سے 10 سال کی۔ اس عمر میں کیا ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتے ہے تو اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں اس میں لچک ہوتی ہے، وہ لچک دار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے، پھر جو بھی وہ آموزش حاصل کر رہے ہیں ان کے جو تلفظ ہوتے ہیں، جو ادائیگی ہوتی ہے، وہ صحیح طور پر وہ اختیار کر لیتے ہیں، صحیح طور پر وہ بولنے لگتے ہیں، جس سے ان کے اندر عادت پیدا ہو جاتی ہے صحیح طور سے الفاظ کو بیان کرنے کی۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے، جسمانی پختگی۔ کسی بھی عبارت کے حصول کے لیے جسمانی نشوونما اور ذہنی پختگی بہت ضروری ہے، یعنی بچے کا صحت مند بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر بچہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کی جسمانی نشوونما بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذہن بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ توقع نہ کریں کہ بچہ 1 مہینے میں زبان سیکھ لے۔ اس کے لیے ہمیں، جب بچہ ہمارے پاس آ کر زبان سیکھنا چالو کرتا ہے تو ہمیں یہ نہیں اس سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ 1 مہینے میں ہم نے جو سکھایا ہوا ہے وہ جلدی سے کیچ کر لے گا اس کو۔ وہ بتدریج اشارات سے مکمل جملے بولنے کی جانب بڑھتا ہے۔ پہلے بچہ کیا کرتا ہے، اشارے سے اپنی بات کہتا ہے کہ اسے جیسا، اگر اسے کوئی کھلونا چاہیے ہوگا تو کیا کرے گا، وہ کھلونے کی طرف انگلی کر کے بتائے گا۔ اگر کھانا چاہیے ہوگا تو کیا کرے گا، وہ کھانے کی طرف انگلی کر کے دکھائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اشاروں کی طرف سے بولنا شروع کرتا ہے، اور جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، زبان کا استعمال کرتا ہے، پھر وہ الفاظوں میں بیان کرنا چالو کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تحریک یعنی موٹیویشن یہ بچوں کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر بچے کو زبان کی آموزش اس کی ہو چکی ہے، اگر اس کے اندر موٹیویشن نہیں رہے گا تو کیا کرے گا، وہ صحیح طریقے سے الفاظ کو بیان نہیں کرے گا، اس کے اندر ہچکچاہٹ رہے گی بولنے سے پہلے کہ وہ صحیح بول رہا ہے، نہیں بول رہا ہے، کیسے بولوں، یہ سب اس کے دماغ میں سوالات چلتے رہیں گے۔ اس کے لیے بچوں کو جب بھی اسکول میں بچے آتے ہیں تو استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کرے، جو زبان کی جو آمیزش ہے، زبان کی مہارتیں سیکھنے کے لیے ان کی تحریک کرے، موٹیویٹ کرے۔ اور یہ کیسے کرنا پڑے گا، مختلف زبان کے مقابلے انعقاد کر کے، پھر طلباء کو اظہار خیالات کا موقع دے کر، تقریری مقابلہ رکھ کر، تحریری مقابلہ رکھ کر، ایسے بہت سے مقابلے استاد کیا کر سکتا ہے، اپنے سطح پر تیار کر کے بچوں کے اندر تحریک، موٹیویشن لا سکتا ہے کہ وہ اپنی بات اچھے سے رکھے۔ اگر بچہ اپنی بات سامنے نہیں رکھے گا تو تب تک استاد کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ تلفظ کے اندر کون سی غلطی کر رہا ہے، اس کے قواعد کے اندر کون سی غلطی ہے۔ اس کے لیے تحریک بھی بہت ضروری ہوتی ہے بچوں کی آموزش کے لیے۔ اب ہم اس کے آگے کا پوائنٹ دیکھیں گے، اب ہم دیکھیں گے
लिसानी महारतों की नशोनुमा के फितरी मराहिल की पाबंदी करना। ये फितरी मराहिल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनकी तरतीब की पाबंदी निहायत ही ज़रूरी होती है। इस तरतीब को सही तरीक़े से अमल में लाना निहायत ही ज़रूरी है। लेकिन आजकल ये तरतीब पर ज़ोर नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए बच्चे को चाहिए कि पहले बच्चे को सुनाया जाए, फिर बोलने के मौके दिया जाए, फिर उसको पढ़ने लगाया जाए, फिर लिखने लगाया जाए। इसमें क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को पढ़ने और लिखने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे की जो सुनने और बोलने की महारत है वो पीछे रह रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर बच्चे अपने ख़यालात का इजहार करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। अब हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। अब हम देखेंगे कि बच्चों की जो मादरी ज़ुबान है उसको भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को मादरी ज़ुबान पर उबूर हासिल होता है तभी वो दूसरे ज़ुबानें सीख सकता है। अब हम देखेंगे आगे, तालिब इल्म आमोजिश से उर्दू ज़ुबान की महारतों को समझने लगता है, यानी जब वो आमोजिश हासिल करता है तो वो क्या करता है, जो उर्दू ज़ुबान है उसके कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। फिर वो जो समझे हुए कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्या करता है, वो हासिल कुर्दा इल्म के अंदर इस्तेमाल करता है। इसे क्या कहते हैं, इत्तलाक़ कहते हैं। अब इसके आगे का पॉइंट देखेंगे। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, तालिब इल्म मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना। ये मुहावरे उनको दिए जाते हैं, वो क्या करता है, अपने जो पुराना उसको पहले से ही पता होता है, जो भी वर्ड्स जुमले उसके अंदर उन मुहावरों को इस्तेमाल करता है। अब हम देखेंगे इजहार। इजहार का मकसद निहायत ही अहमियत का हामिल है। यानी इजहार, अगर बच्चा किसी भी ख़यालात का उसको जो समझ में आया है, जो उसे नहीं समझ रहा है, अगर उसका इजहार नहीं करेगा तो उस्ताद को समझ में नहीं आएगा कि बच्चे को कहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के अंदर, उसकी आमोजिश के अंदर कमी हो रही है। इसके लिए ये क्या है, निहायत ही अहमियत का है। इस मकसद के ज़रिए तलबा में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारतों की नशोनुमा की तवक्को की जाती है। अब देखेंगे हम सुनने की महारत। अब सुनने के अंदर देखेंगे, तालिब इल्म दूसरों की बातों को सुनकर उनका मतलब बयान करता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो दूसरों ने उनको, किसी ने भी, उनकी सहेली ने और जो भी उनकी सहेली ने, उनके उस्ताद ने उनको बोला है, उसको सुनकर क्या करते हैं, जो भी उनको समझ में आया है फिर उसका जवाब देते हैं या मतलब बयान करते हैं। फिर इसके आगे देखेंगे बुलंद ख़वानी। तालिब इल्म पढ़ते हुए सही तलफ़ुज़ अदा करता है। जब बच्चा बुलंद ख़वानी करता है, लाउड रीडिंग करता है, उससे क्या होता है, उसकी आवाज़ ज़ोर से होती है, जिससे उसकी क्या होती है, जो भी तलफ़ुज़ में गलतियाँ होती है उसको जगह पर ही दुरुस्त किया जाता है। तालिब इल्म सनफ़ अदब के तक़ाज़े के मुताबिक पढ़ता है। तालिब इल्म पढ़ते वक्त रमूज़ औक़ात का ख़याल रखता है। तालिब इल्म कहानी के जज्बात को मौसर ढंग से ज़ाहिर करता है। ये कहानी के जज्बात को किस तरह से मौसर ढंग से ज़ाहिर करेगा, उसकी आवाज़ में मुनासिब चढ़ और उतार रखते हुए। तालिब इल्म आवाज़ की मुनासिब उतार और चढ़ाव के साथ पढ़ता है। अब आगे हम देखेंगे खामोश ख़वानी। तालिब इल्म होठ हिलाए बगैर पढ़ता है। यानी क्या, तालिब इल्म होठ नहीं हिलाता है, सिर्फ दिल के अंदर अपनी पढ़ाई करता है, जो भी मवाद उसे दिया हुआ है वो पढ़ता है। तालिब इल्म पढ़ते हुए अल्फाज को ध्यान में रखता है। तालिब इल्म इक़्तिबास पढ़कर उस पर पूछे गए सवालों के जवाब देता है। तालिब इल्म अल्फाज फ़ी मिनट की रफ्तार से पढ़ता है। यानी जब बच्चा खामोशी से पढ़ता है तो क्या होता है, वो जो भी मवाद है उसको ज़्यादा मौसर तरीक़े से
समझता है, वो हर एक वर्ड पे क्या करता है, ध्यान देकर पढ़ता है, और उसके अंदर उसकी क्या होती है, फिर स्पीड भी ज़्यादा होती है। फिर तालिबे इल्म पढ़ते हुए हवाला जाती कुतब लगत वगैरह इस्तेमाल करता है। अब आगे देखें लिखना। तालिबे इल्म सडोल हुर्फ लिखता है। तालिबे इल्म कवायद के लिहाज से दुरुस्त लिखता है। ये कवायद के हिसाब से दुरुस्त लिखने से क्या होता है, उसकी कवायद में इस्लाह होती है। तालिबे इल्म सुनते हुए अहम नुकात दर्ज, लेक्चर सुनते हुए अहम नुकात को क्या करता है, दर्ज करता है। जब उसे लेक्चर दिया जाता है, जो उस्ताद बोलते हैं, तो क्या करता है, जो भी उसे अहम नुकात उसमें से दिखते हैं वो क्या करता है, नोट डाउन करते रहता है। फिर तालिबे इल्म पढ़े हुए सबक का मरकज़ी ख़याल लिखता है। तालिबे इल्म उसूलों के मुताबिक मज़मून, ख़त, कहानी वगैरह लिखता है। अब इसके आगे देखेंगे दिलचस्पी। ज़ुबान की आमोजिश का एक अहम मकसद उर्दू और अदब के तई तलबा में दिलचस्पी पैदा करना है। ज़ुबान की आमोजिश इसलिए तालबात को की जाती है कि उर्दू ज़ुबान के लिए उनके अंदर क्या पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो, उनको उर्दू ज़ुबान पढ़ने में मज़ा आए। इसके लिए अदब के मुख्तलिफ़ असनाफ़ के मुताले की तरग़ीब दी जाती है। इसके लिए उर्दू के बहुत से रिलेटेड जो भी अदब की किताबें होती है उसको पढ़ने की क्या की जाती है, उसको पढ़ने पे फ़रोग़ दिया जाता है, तरग़ीब दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। आज का मवाद यहीं तक है और इसके आगे का जो क्लास रहेगी वो कल अपलोड की जाएगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।